हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 10 द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर। इसका मतलब क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि चैप्टर का मतलब पहले समझा करिए। देखिए, फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर का मतलब है कि जो क्षेत्रीय संस्कृति थी, यानी कि जो रीति रिवाज थी, जो भी हमारा म्यूजिक था, पेंटिंग था, कहानियाँ थी, हमारी भाषाएँ थी, उनका क्या हुआ, फ्लावरिंग यानी कि फ्लोरिश हुआ, एक तरह से उभर के निकल के आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो हमें क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो पहले के राजा थे उनका क्या धर्म था, ठीक है, वो हमने पढ़ा अभी इसके जस्ट पिछले चैप्टर में। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृति के बारे में, उनकी क्या संस्कृति है, उनकी क्या कल्चर्स था, किस कल्चर को वो लोग फॉलो करते थे अलग अलग राजा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था उस टाइम पे, किस टाइम पे, मेडिवल पीरियड में, यानी 8 लेके 18 सेंचुरी में हमने देखा कि डेवलपमेंट हुआ किसका किसका, भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि विकास हुआ, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग का और म्यूज़िक का, इन सारी चीज़ों का विकास हुआ, यानी कि डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि जो लोकल भाषाएं थी या लोकल कहानियाँ थी वो कैसे क्या हुआ, उनका कैसे ग्रोथ हुआ। तो उसमें पहला देखते हैं हम ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो हमारा उत्तरी भारत है, यानी कि जो नॉर्थ है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, ये सब है, उनके बारे में देखेंगे। तो कब है ये, AD 800 से 1220 AD तक, यानी कि 800 लेके 1200 AD तक, यानी अन्नो डोमिनी, यानी कि लगभग एक 400 सालों का पीरियड है ये। इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं। कह रहा है इस टाइम पे, किस टाइम पे, 800 AD से लेके 1200 AD तक रीजनल लैंग्वेजेस का और लिटरेचर यानी कि कहानियों का काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, यानी कि विकास हुआ, ठीक है। इस पीरियड में, किस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में। कह रहा है कुछ किंग थे जैसे कि राजपूत थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार था, यानी कि ग्रेट पैट्रॉन्स थे किसके, लिटरेचर और कहानियों, यानी कि उनको कहानियाँ सुनना या उनके कला वलाएँ उनको बहुत पसंद आती थी। या जितने भी राजा थे सबको पसंद आती थी, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा किसको आती थी, राजपूत किंग। तो ठीक है, ये इनके कुछ ऑथर थे, यानी कि इनके लिए कुछ काम लिखते थे, जैसे जो राजपूत किंग थे, जितने भी चंद्रगुप्त जो भी रहे होंगे, इनके कुछ लेखक होते थे जो कहानियाँ लिखते थे, जैसे कि ये राजा मंजू थे, ठीक है। और वैसे ही एक राजा भोज करके थे। राजा भोज ने काफ़ी किताबें लिखी हैं, जैसे कि उसमें कुछ फेमस किताब किसके बारे में है, मेडिसिन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस वगैरह के बारे में, ग्रामर के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में, आर्किटेक्चर यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है। किसने, राजा भोज ने। तो राजा भोज और राजा मुंजा क्या है, दोनों एक तरह से ऑथर हैं जो राजा के लिए लिखते थे, यानी कि उनके फेमस में लिखते थे, ठीक है। कह रहा कुछ पैट्रोनेज इनकी थी, जैसे कि जब इनके अंडर में काम करते थे, राजा के अंडर में, तो इनको कुछ फ़ायदा भी होते थे, यानी कि इनको पैसा वगैरह मिलता था लिखने वगैरह के लिए, सैलरी दी जाती थी इनको, ठीक है। तो कुछ और जैसे कि पोइट्री लिखते थे, जैसे कविता लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, रोमांस लिखते थे, हिस्ट्री, साइंस, मेडिसिन और ये सब इस पीरियड में ये लोग लिखते थे। उसी में एक बहुत बड़े राइटर थे जिसका नाम था जयदेव, ठीक है। जयदेव इस पीरियड में एक बहुत बड़ा एक कहानी लिख दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और अभी भी फेमस है, और उस पर मूवी भी बनी है साउथ इंडिया के, जिसका नाम है गीता गोविंदा। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो बहुत अच्छी मूवी है। जो किसने लिखा था, जयदेव इसके राइटर थे, जो कि मेडिवल पीरियड में लिखे थे, और अब जाके इसके पे मूवी बनी है गीता गोविंदा करके, ठीक है। ये एक लव स्टोरी है, किसके बारे में, कृष्णा और राधा के बारे में, ठीक है। बताते हैं कि कैसे कृष्णा राधा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। किसने लिखा था, जयदेव ने। कह रहा है इनमें से भी कुछ राइटर ऐसे थे जैसे कि डंडीन, जो कि ये भी कहानी लिखे थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसका नाम था क्या, दास कुमार चरिता, एंड बाना द ऑथर ऑफ हरिश्चंद्र और कदम्बरी वर फेमस। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, जयदेव, यानी गीता गोविंदा जिसने लिखा है, ठीक है। और सारे भी फेमस राइटर हैं, जैसे कि मैंने बताया डंडीन थे, दासचंद्र थे, बाना थे, ये सब लिखते थे काफ़ी फेमस किताबें। फिर कह रहा है भावभूति हु लिव्ड इन कोर्ट ऑफ यशोवरम ऑफ कन्नौज इन 8th सेंचुरी वाज अ ग्रेट ड्रामेटिक, यानी कि ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लिखते थे। कौन, भावभूति, ठीक है, इनका नाम था भावभूति। तो भावभूति को याद रखिएगा कि जो कन्नौज थे, यहाँ वहाँ के एक राइटर थे, ठीक है, जो कि ड्रामा काफ़ी अच्छा लिखते थे। गीता गोविंदा किसने लिखा है, जयदेव ने। और राजा भोज जो थे वो काफ़ी चीज़ों में लिखते थे, जैसे कि मेडिसिन के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब चीज़ों के बारे में लिखते थे। तो हर राजा के अंडर में कुछ लेखक रहते थे जो लिखते वगैरह थे, लिटरेचर, कहानियाँ लिखते थे, और भी सारे लैंग्वेजेस को बताते थे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनके अंडर में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, किसका, रीजनल कल्चर का, यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति का, किसके अंडर में, राजपूतों के अंडर में और सारे किंगडम्स के अंडर में। खैर ऐसे ही मतलब फेमस और लोग थे, जैसे यहाँ पे दो तीन लोग और हैं। कह रहा है कालाहाना एक थे, काफ़ी फेमस थे इसी पीरियड में, किस पीरियड में, 12th सेंचुरी में, ठीक है। जिन्होंने क्या लिखा था, रजत रंगिनी, एक तरह का कहानियाँ था, यानी कि एक तरह से क्या था, ये लिटरेचर था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय में। किसने लिखा था, काल्हाना ने। फिर एक दूसरे थे, ठीक है,
बलहाना करके, वो कालाहाना थे, ये बिलहाना है, जिन्होंने क्या लिखा था, विक्रमादेव के बारे में लिखा था, चैरियट के बारे में, जो कि एक बायोग्राफी था किसके बारे में, चालुक्य किंग के बारे में। चालुक्य किंग कहाँ था, साउथ में था, ठीक है। तो उनके बारे में इन्होंने लिखा था, किन्होंने, बिलहाना ने। और कालाहाना ने क्या लिखा था, एक कहानी लिखी थी, एक लिटरेचर लिखा था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम क्या था, रजत रंगिनी, ठीक है। इस तरीके से कई सारे लोग थे जो कि अलग अलग किंग के बारे में लिखते थे। जैसे कि यहाँ पर एक और है, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो एक बारे में लिखे थे उस टाइम में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। मतलब अलग अलग तरफ के लोग थे। फिर एक और है जो सबसे फेमस है, यानी ग्रेटेस्ट माना जाता है इनको, जो कि थे भास्कराचार्य। आप लोगों को शायद सुना होगा, ठीक है। तो भास्कराचार्य थे, यानी कि भास्कराचार्य काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है कि वन वर्ड में आए। ये सबसे ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर थे उस टाइम पे। एस्ट्रोनॉमर यानी कि स्पेस के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था उस टाइम में। तो भारत के भी कई सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, तो इनको एक तरह से साइंटिस्ट कहा जा सकता है भास्कराचार्य को, जो कि सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर थे उस टाइम पे। यानी किस टाइम पे, मेडिवल पीरियड में, ठीक है। वी सी द लिटरेचर ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। हम देखेंगे जैसे जैसे हम बड़े होंगे, जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, हम देखेंगे कि राजपूत के अंडर में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, इसका डेवलपमेंट हुआ, किसका, कल्चर्स का, यानी कि संस्कृति का। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब एक तरह से डेवलप मानते थे और डेवलप करते भी थे। कह रहा इस पीरियड को, किस पीरियड को, मेडिवल पीरियड को, जब इनका विकास हो रहा था, ठीक है, उस पीरियड को क्या कर दिया गया, क्या नाम से जाना गया है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यानी कि अलग अलग भाषाएं क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। जो अभी हम बोल रहे हैं ये भी भाषाएं कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, यानी कहाँ से आई हैं, मेडिवल पीरियड से ही आई हैं। तो कह रहा कि जो संस्कृत पहले लोग बोलते थे वो बस बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते थे। स्कॉलर यानी कि बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे, जो बड़े बड़े पंडित थे, वो लोग बोलते थे। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते थे, अपना लोकल भाषा बोलते थे, यानी कि अपना रीजनल लैंग्वेज बोलते थे, जिसकी वजह से अलग अलग लैंग्वेज में वह जो भाषाएं हैं आती चली गई, ठीक है। दे वर नोन एज अपरा, क्या लिखा है, अपार ब्रह्मसा, ठीक है, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। कह रहा उस टाइम पे ये जो लोग थे, यानी कॉमन लोग थे, उस टाइम पे कौन सी भाषा बोलते थे, अपा ब्रह्मसा भाषा बोलते थे, ठीक है। चंड बरदाई इन द फेमस बुक ऑफ पृथ्वीराज राव, जो अभी मैंने बताया ना, किसने लिखा था, अभी चंदा बरदाई ने लिखा था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। और ये पैट्रॉन था किसका, किंग पृथ्वीराज का, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे हमारे भारत के एक तरह से राजा थे, ठीक है। तो उनके बारे में लिखा गया है। और वहाँ के जो कॉमन लोग थे कौन सी भाषा बोलते थे, अपा ब्रह्मशा बोलते थे, ठीक है। ये भी जो पृथ्वीराज थे ये भी यही भाषा बोलते थे। इस तरीके से अलग अलग भाषाएं आई, जैसे कि हिंदी भाषाएं आई, ठीक है, मराठी भाषाएं, गुजरात, बंगाली, पंजाबी, ठीक है, ये सब भाषाएं आई जो कि राजपूत पीरियड में आई थी। तो काफ़ी सारी भाषाओं का, काफ़ी सारे लिटरेचरों का विकास हुआ इनके अंडर में, किनके अंडर में, राजपूतों के अंडर में। कुछ लेखक हैं जिनको नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन साउथ इंडिया। अभी हमने क्या देखा, नॉर्थ इंडिया के बारे में, जो जहाँ पर राजपूत राज कर रहे थे। अब हम देखेंगे साउथ इंडिया के बारे में, उसी पीरियड में 800 AD से लेकर 1200 AD तक। कह रहा है जैसे कि नॉर्थ में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, लैंग्वेज और लिटरेचर का, वैसे ही साउथ में भी डेवलपमेंट हुआ। कह रहा यहाँ पे जो नॉर्थ में क्या बोली जाती है, संस्कृत और कॉमन लैंग्वेज बोली जाती थी। वहाँ पे भी संस्कृत और तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस टाइम में, ठीक है, साउथ में। कह रहे कई सारे कहानियाँ लिखी गई थी, किस किस भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम लैंग्वेज, क्योंकि ये सारा चीज़ कहाँ पे, साउथ में है। तो साउथ में जो भी जगह है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, उन भाषाओं में कहानियाँ लिखी गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी उन जगहों पे, ठीक है। जैसे कि रामायण कहाँ पे लिखा गया था, तमिल भाषा में लिखा गया था, कम्बन के द्वारा, ठीक है। द रामायण ऑफ कम्बन इन तमिल में इन वन ऑफ एग्जाम्पल, किसमें से, जो रामायण है वो एक क्या लिटरेचर, एक कहानी है, जो कि कहाँ लिखा गया था, साउथ में लिखा गया था। फिर इसको डब किया गया इंडिया में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, हिंदी वगैरह में। तो पहले सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था रामायण को, तमिल वगैरह में। कोई पूछता है कि सबसे पहला जो रामायण लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था, तो तमिल भाषा में लिखा गया था। किसके, तमिल भाषा में। किसने लिखा था, आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर कह रहा तेलुगु राइटर लाइक नानिया एंड तिकाना इमोटलाइज देयर नेम बाय द एक्सीलेंट अडॉप्टेशन ऑफ महाभारत। इन्होंने महाभारत को लिखा था, किसने, नानिया ने और टिकाना ने, ठीक है। तो महाभारत का तो नाम तो पता चल गया, लेकिन रामायण किसने लिखा था ये आपको जरूर बताएगा। मैंने पिछले चैप्टर में 1-2 चैप्टर में बताया भी है और पढ़ाया भी है, ठीक है। तो बताइएगा आप कमेंट में। फिर कह रहा है कि जो महाभारत था इन्होंने, ये भी साउथ में लिखा गया था, यानी कि नीचे वाले पार्ट में, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में। किसने लिखा था, नानिया और टिकाना ने। ये भी किस में लिखा गया था, तमिल वाले लैंग्वेज में। कह रहा इनके अलावा भी कुछ और भाषाएं हैं जिनको में कहानियाँ लिखी गई थी, जैसे कि पंपा एक तरह का भाषा है, पुन्ना, राना, ये सब क्या है, भाषाएं हैं जो कन्नड़ लिटरेचर में लिखी गई थी। क्योंकि इसमें जो खूबसूरती थी, देखो ऐसे ही कहानियाँ फेमस नहीं होती, कहानियाँ तो बहुत सारी लिखी जाती हैं, लेकिन फेमस जो हुई हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पंपा, पूना, रूना, जो भी है फेमस कहानियाँ, फेमस लैंग्वेज है, जो कि उस समय में कहानियों में पाया जाता था। कहाँ पे, साउथ में। तो इस तरीके से नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी कि अपर वाले पार्ट में और लोअर पार्ट में भी लिटरेचर और
लैंग्वेज का क्या हुआ, विकास हुआ। तो नॉर्थ पार्ट में किसके पार्ट में हुआ, राजपूतों के, और यहाँ पे चोलास और सेराज वगैरह कई राजा थे तो उनके बाद में लिखा गया। तो ये दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि रामायण को साउथ में लिखा गया था तमिल भाषा में, किसने लिखा था वो आप बताएंगे, ठीक है। महाभारत को तमिल में लिखा गया था साउथ इंडिया में, किसने लिखा था, नानिया और तिकाना ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ हुआ, किसमें ग्रोथ हुआ, रीजनल लैंग्वेज में। कौन से रीजनल लैंग्वेज, क्या है हमारा, यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और लिटरेचर, जो लोकल लैंग्वेज था यानी कि दो लोकल भाषाएं थी या लोकल कहानियाँ थी, उनका कैसे ग्रोथ हुआ, किस पीरियड में, सल्तनत पीरियड में। यानी कि जो बाहरी लोग आए थे, मुस्लिम लोग आए थे, पर्सिया के, फारसी अरेबियन लोग आए थे, टर्किश लोग आए थे, हमने पिछले में पढ़ा ना अभी। और जो नहीं पढ़ा तो बिना पढ़े आप आए हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा उसको पहले उसको देख लीजिए। कह रहा सल्तनत पीरियड में ये लोग कैसे ग्रोथ हुआ देखते हैं। कह रहा जब मुस्लिम्स आए थे यानी कि भारत में आए थे, पर्शियन आए थे, ठीक है, टर्किश लोग आए थे, तो लोग अपना भाषा बोल रहे थे। यानी कि कौन सी भाषा बोल रहे थे, मुस्लिम वाले इस्लाम भाषा बोल रहे थे, पर्शियन भाषा बोल रहे थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन तब भी संस्कृत लोग बोलते थे, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जो पंडित वगैरह होते थे, राजपूत वगैरह होते थे, वो संस्कृत बोल पाते थे। लेकिन कॉमन लोग क्या बोलते थे, अपना लोकल भाषाएँ ही बोलते थे, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, सब तमिल भाषा लोग बोलते थे उस समय पे। तो जो आता था वो अपना भाषा लेकर आता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भाषाएं आई। और इस समय में लगभग कितनी भाषाएं, लगभग 28-29 भाषाएं बोली जाती हैं हर राज्य में, मतलब पूरा मिला के भारत में, ठीक है। तो ये सब भाषाएं कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, मिडिवल पीरियड से। तो ये सारी भाषाएं आई कहाँ से, उस पीरियड में। तो वो लोग जो धर्म प्रचारक थे, यानी कि जो धर्म की प्रचार कर रहे थे, तो उनको तो सारी भाषाएं आनी चाहिए थी। तो वो लोग क्या करते थे, हिंदी भी बोलते थे, गुजराती भी बोलते थे, मराठी जाते, मतलब जिस जगह पे जाते थे उस भाषा में, उस धर्म के बारे में लोग प्रचार करते थे। कौन लोग, सूफी संत वगैरह लोग, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं। तो इस तरीके से सल्तनत पीरियड में भी क्या हुआ, एक तरह से ग्रोथ हुआ लैंग्वेज और लिटरेचर का। कह रहा है जब अभी हमने देखा जब सल्तनत पीरियड चल रहा था, यानी कि जो मुस्लिम और पर्शियन लोग आए थे, यानी कि अरेबियंस लोग आए थे इंडिया में, तो अपने साथ उर्दू लेकर आए थे। उर्दू एक भाषा बोली जाती है, इस्लाम में बोली जाती है, ठीक है। ये भी अच्छे तरह से अच्छा भाषा, सारी भाषाएं अच्छी होती है। तो ये लोग अपना उर्दू लेकर आए थे, ठीक है। तो उर्दू उस समय भारत के लोग नहीं जान पाते थे किस भाषा में बात कर रहे हैं। फिर बाद में जब क्या हुआ, एक तरह से मतलब काफ़ी टाइम हो गया, चलो 400 सालों तक इन्होंने राज किया था यहाँ पर, 1200 लेके 1526 तक, यानी कि 12-3-15 तक, 300 सालों तक इन भाषा बोलते गए, जिसकी वजह से लोगों को आदत पड़ गई। तो दोनों मिला के, यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों आपस में मिला दिया गया। जो अभी हम लोग बोलते हैं, तो कुछ शब्द क्या होती हैं, उर्दू होता है और कुछ हिंदी होती हैं। तो उर्दू कौन लाया था, ये टर्किश लोग लाए थे, यानी कि पर्शियन लोग लाए थे अपनी, जब आए थे भारत में राज करने के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से भाषाएँ उर्दू आई, ठीक है। कहाँ पर आई, इंडिया में, मिडिवल पीरियड के टाइम पे। कह रहा है अगले पैराग्राफ में कि जो पर्शियन थे ना, उनके कोर्ट में, यानी कि जब जहाँ पर इंसाफ वगैरह होता था, जिससे लोगों में झगड़ा होता था, तो ये जो राजा थे पर्शियन वगैरह के या टर्किश के जो राजा थे, वो लोग फैसला सुनाते थे। तो उनके कोर्ट में बस पर्शियन भाषाएं ही बोली जाती थी। बाकी जो लोकल भाषाएं हैं उनको मना किया गया था बोलने के लिए, क्योंकि उनका राज चल रहा था, यानी कि पर्शियन का राज चल रहा था। वो कहते थे कि नहीं, अगर आपको बोलना है तो हमारी भाषा में बोलिए, यानी कि पर्शियन भाषा में बोलिए। तो इस तरीके से पर्शियन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। कह रहा है कि उसके कुछ पोएट्स थे, किसके, इन पर्शियन के कुछ पोएट्स थे, जो जैसे अभी राजपूत के जैसे पोएट थे। कौन कौन पोएट थे, राजा बोस थे, मुंजो थे। तो ऐसे इसके भी कुछ पोएट थे जो काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ उनके पीरियड में लिखा गया था, यानी उनके भाषा में लिखा गया था। जैसे कि अमीर हुसैन दिलवी क्या लिखे थे, एक सुपर बहुत ज़्यादा पोएट्री लिखे थे पर्शियन में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उस पोएट का नाम दिया गया है। क्या नाम था, अमीर हुसैन दिलवी। वैसे ही दूसरे पोएट थे, कौन थे, मिनहाज अस सिराज, फिर जिया बरानी। ये सारे क्या है, एक तरह से पर्शियन क्या है, लेखक हैं, जो उस समय में कुछ लिखे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ होगा। किस में लिखे थे, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे थे, ठीक है। क्या इनके बावजूद, यानी कि जो पर्शियन लैंग्वेज थी, इनके लैंग्वेज भी, इसके लैंग्वेज के बावजूद भी संस्कृत क्या हुआ, फ्लोरिश होता हो गया, यानी फ्लोरिश की ग्रोथ हो, यानी कि इसका भी विकास हो रहा था अपने अलग लेवल पे, यानी कि अंडर किसके में, विजयनगर रूलर्स, यानी कि जो हिंदू राजा थे उनके अंडर में तो संस्कृत बोली जाती थी, और लोकल जो भाषाएं थी वो भी बोली जाती थी। जिसकी वजह से जो बड़े बड़े संत थे, यानी कि जो रामानुज थे, सारथी मिश्रा थे और जयदेव थे, क्या लिखते थे, सारे के सारी किताबें संस्कृत में ही लिखते थे, ठीक है। क्योंकि बड़े लोग संस्कृत नहीं पढ़ते थे, और इनको जब क्या कर रहे थे यार, डब किया जाता था, यानी कि लोगों को बताया जाता था, तो उनके लोकल लैंग्वेज में बताया जाता था लोगों को कि ये धर्म क्या है। तो जो लिखा जाता था वो संस्कृत में ही लिखा जाता था। कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत थी, संस्कृत पे भी काफ़ी काम की है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत आई, यानी कि जो अकबर वगैरह हैं, तो अकबर का हमने पीछे जब पढ़ा है कि वो सारे धर्मों को सपोर्ट कर रहा था, तो उसे ही सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। कौन, दिल्ली सल्तनत। तो इसके में काफ़ी मतलब रोक टोक नहीं था कि आप अरेबिक भाषा बोलिए, पर्शियन भाषा बोलिए, अब जो चाहे वो भाषा बोल सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाषाओं को क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ।
एक अमीर खुसरो है जो अभी टर्किश पर्शियन का एक लेखक है, उसने एक बहुत ही फेमस क्या लिखा है, राइटर बताया हिंदी का। वही कह रहा अमीर खुसरो वाज अ फेमस हिंदी राइटर, यानी कि जो अमीर खुसरो था वो लेखक था किसका, पर्शियन का, लेकिन ये था भारत का ही। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये फेमस हिंदी राइटर था जो कि हिंदी में लिखता था। ठीक है, जो भी किताबें होती थी पर्शियन की, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी होती थी, उसको एडप्ट करके हिंदी में लिखता था। कौन, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल यानी कि अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब वगैरह जब आए थे, इनके पीरियड में भाषाओं का कैसे क्या हुआ, विकास हुआ। कौन से पीरियड में, 1526 से लेके 1707 AD तक, यानी कि लगभग 200 सालों तक इन्होंने भी राज किया। तो उनके बारे में देखते हैं कि इनके टाइम पे कैसे कैसे भाषाएं विकसित हुई। कह रहा है जब ये लोग आए थे, कौन लोग, मुगल वाले लोग, तो इनकी राज्य में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। किसके मुकाबले, पर्शियन के मुकाबले, यानी कि सल्तनत पीरियड के मुकाबले इनके पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ लिटरेचर और कहानियों का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अकबर था, राजा था, ये सारे धर्मों को इक्वल मानता था। और सारे कोर्ट में, जिसका जो कोर्ट था, इसका जो कोर्ट था, कोर्ट यानी कि जो जहाँ पर राजा फैसला वगैरह सुनाता है, ठीक है, वहाँ पे कई सारे तरह के स्कॉलर बैठे हुए थे जो सारी भाषाएं जानते थे। यानी कि कोई कह रहा है द मुगल कोर्ट कुड बोस्ट अ मेनी स्कॉलर, यानी कई सारे स्कॉलर थे जो कई सारी भाषाएं जानते थे। इस तरीके में तो उस तरह का भेदभाव नहीं होता था जिसमें सल्तनत पीरियड में हो रहा था। सल्तनत पीरियड में क्या था, कहते थे लोग अगर आपको बात करना है हमारे इस कोर्ट में तो आपको पर्शियन भाषा बोलनी पड़ेगी, यानी कि टर्किश भाषा बोलनी पड़ेगी। ठीक है, जो लोग नहीं बोल पाते थे। तो अकबर के पीरियड में ऐसा नहीं था, वहाँ पर कई सारे स्कॉलर थे, कई सारे भाषाएं बोलते थे, जो कि मेन क्या था, संस्कृत लैंग्वेज था उस समय में। ठीक है, कह रहा इसके भी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स आए, यानी कि लेखक आए जो काफ़ी अच्छे अच्छे लेखक थे, जैसे कि अबुल फजल करके नाम था, इसने भी कुछ बढ़िया लिखा होगा तभी तो नाम है यहाँ पर। फैजी करके नाम था, राजा तोदर मुदाल, क्या ना है, राजा तोदर मल। एंड बीरबल, बीरबल को कौन नहीं होता, अकबर बीरबल। अब बीरबल क्या थे, बहुत बड़े एक तरह से मतलब कह सकते हैं बुद्धिमान इंसान थे। ये सब क्या थे, ये अकबर के एड ऑन कोर्ट थे, यानी कि अकबर के कोर्ट में बैठने वाले एक तरह से इनके सहायक थे। कौन कौन, अबुल फैजल, फैजीजी, राजा तोरमल माल और बीरबल। इस तरीके से इनके 9 रत्न माने जाते हैं अकबर के। ठीक है, देखो लिखा भी है 9 जेम्स थे ये थे। ठीक है, कौन, ये लोग चारों 9 लोग। ठीक है, ये राजा को एक तरह से बताते थे कि ऐसा काम करना है, मतलब अच्छे अच्छे इनके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न ऐसे ही नहीं किया गया, बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इनके पास तानसेन था जो कि गाना काफ़ी अच्छा गाना गाता था। इस तरीके से राजा के पास कई सारे फ़ायदे थे। किसके, कौन से राजा के पास, अकबर के पास, यानी कि जो मुगल पीरियड का था। ठीक है, इसके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, किसका, लैंग्वेज और लिटरेचर का। इसके टाइम पे ही कह रहा है कि ट्रांसलेट हुआ, यानी कि जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था रामायण और महाभारत, इसको ट्रांसलेट किया गया और सारे भाषाओं में। किसके टाइम पे, मुगल के टाइम पे। तो ये पहली बार ट्रांसलेट किया गया था तमिल को, तमिल जो महाभारत और रामायण है, इसको दूसरी भाषा में कब ट्रांसलेट किया गया था, किसके पीरियड में, मुगल के पीरियड में, जब अकबर वगैरह राज कर रहे थे। तो वही कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क सच एज रत्नगिरी, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, और क्या है, हरिवंश और पुराण, जो पुराण वगैरह नहीं होता है उसमें, और लीलावती, अथर्ववेद, इतने सारी किताबें थी जो अलग अलग भाषाएं में किसमें ट्रांसलेट हुई, यानी कि पर्शियन में ट्रांसलेट हुई या कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। इसको याद रखिएगा कि जो महाभारत, खासकर महाभारत और रामायण तमिल में लिखा गया था, इसको कब ट्रांसलेट किया गया था, मुगल के पीरियड में। ठीक है, फिर कह रहा है शेख मुबारक, अबू फैजल एंड फजीजी वर ग्रेट स्कॉलर इन हिज कोर्ट, यानी कि 2-3 जो नाम दिए गए हैं, मुबारक, अबू फैजल और फजीजी, ये सबसे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उसके कोर्ट में। किसके कोर्ट में, जो ये था ना अकबर, उसके कोर्ट में। कह रहा है अबू फैजल रोट इन अकबरी, ठीक है, इन आई अकबरी उसने लिखा था, जो काफ़ी फेमस हुआ था। वन ऑफ इट्स पार्ट ऑफ अकबरनामा विच गिव्स अ कोट अकबर लाइफ। अकबरनामा जो है एक बायोग्राफी लिखा गया था, किसके द्वारा, अबू फैजल के द्वारा, जो कि अकबर के लाइफ के बारे में बता रहा है कि अकबर का लाइफ कैसा था बचपन में, बुढ़ानी में और जवानी में। ठीक है, तो कहते हैं अकबरनामा। तो पूछ सकता है कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबू फैजल ने। अकबरनामा है क्या, तो ये किसके बारे में, अकबर के लाइफ के बारे में। तो सिंपल सा एक वर्ड था, लिख रहा था। ठीक है, अभी आते हैं जहांगीर। कह रहा है जहांगीर वाज आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ टर्की। जो जहांगीर था वो टर्की का एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ये भी मतलब बाहर से ही आए थे, लेकिन उसका क्या गया था, मुगल पीरियड। जो जहांगीर था, ठीक है, इसका सक्सेसर था अकबर का। तो ये भी एक तरह से बहुत बड़ा स्कॉलर था। इसका भी कई सारी भाषाएं आती थी। ठीक है, पर्शियन और हिंदी आता था भाषाएं, यानी पर्शियन तो आता ही था, उर्दू भी आता था, हिंदी भी आती थी। ही रोट हिज ओन बायोग्राफी, वो खुद का बायोग्राफी लिखा था। कौन, जहांगीर ने। क्या लिखा था, तुझू के जहांगीरी। ठीक है, अब उसका जो बायोग्राफी था उसका क्या नाम था, तुझे के जहांगीरी, जो कि एक यूनिक पीस था उसके यानी कि उसके कहानियों का। अब भाई जो भी अपने बारे में लिखा था वो अच्छा ही लिखेगा, तो वो भी अपने बारे में अच्छा लिखा था, जिसकी वजह से उन लोगों का जो लोग थे, सेनापति था, उसका जो राज था, उन लोगों को पसंद आया होगा। कह रहा है उसके भी कोर्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर थे, जैसे अकबर के थे
कौन थे, बीरबल वगैरह थे, ठीक है। इसका भी जो कोर्ट था इसका भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि दो नाम दिए गए हैं, अब्दुल्ला दहलवी और नियमतुल्लाह, ठीक है। ये दो लोग थे जो जहांगीर के टाइम पे उसके कोर्ट में अच्छे अच्छे लोग थे। अब आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ का थे बहुत बड़े पैट्रॉन्स थे स्कॉलर्स, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी भाषाएँ और कलाएँ और बिल्डिंग्स वगैरह या कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। किसको, शाहजहाँ को। इन्होंने ताजमहल बनवाया था, किन्होंने, शाहजहाँ ने। तो जब शाहजहाँ आया तो इसने भी क्या किया, ट्रांसलेट किया किसको, उपनिषद को और भगवत गीता को। भगवत गीता काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन ट्रांसलेट किसने करवाया था, शाहजहाँ ने। तो वही मैं कहा कि जो ये पीरियड चल रहा था, कौन सा पीरियड, मुग़ल पीरियड, तो इसके टाइम पे महाभारत को भी, रामायण को भी, गीता को भी और उपनिषद को भी अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया गया था, यानी कि लिखा गया था, ठीक है। फिर आया औरंगजेब। ये भी क्या था, एक तरह से राजा था, किसका, मुग़ल एम्पायर का। वॉज अपोज टू राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। कह रहा है ये अपोज करता था, इसका मतलब ये क्या करता था, कहता था कि आप किसी को भी इतिहास नहीं लिखना है, पता नहीं क्यों नहीं लिखना है, ये ऐसा करता था। कहता था कि औरंगजेब को ये सब सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है। क्या चीज़ें, कहानी लिखना, लैंग्वेज लिखना, उपनिषद लिखना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी उसको। ये नो टेस्ट इन द पोएट्री, उसके मतलब वो पसंद नहीं करता था, लिखा भी है नो टेस्ट इन द पोएट्री, वो कविताओं में मतलब उसको मज़ा नहीं आता था। फतवी अलमगिरी वॉज प्रोड्यूस बाय अ ग्रुप ऑफ थियोलॉजियंस अमंग द ही नोटेड हिंदू पोएट ऑफ द कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम। कला जो औरंगजेब आया था उसके टाइम पे कौन कौन थे, कबीर थे, तुलसीदास थे, सूरदास थे और रहीम थे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। तो औरंगजेब के सब चीज़ें पर नहीं पसंद थी। तो पूछ सकता है कि आपको वन वर्ड में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसे राजा है मुग़ल पीरियड में जिसको पोएट्री वगैरह पसंद नहीं था, कौन थे, औरंगजेब था, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कह रहा अकबर जब राज कर रहा था भारत पे, ठीक है, ये भी कहाँ था, पर्शियन की था, यानी कि भारत था। इसने कहा कि तब पहली बार एक डिक्शनरी बनवाया था, जो डिक्शनरी होती है जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में या घरों में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड वगैरह का। पहली जो डिक्शनरी बनी थी किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, जो कि डब कर रहा था किसको, संस्कृत को पर्शियन लैंग्वेज में। जिसमें वो लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे, संस्कृत को किसमें चेंज करते थे, पर्शियन में चेंज करते थे, ताकि जो अकबर है, जहांगीर है, ठीक है, शाहजहाँ वो कह सके, पढ़ सके उस कहानियों को। तो इसीलिए महाभारत को भी और रामायण को भी, गीता को भी और उपनिषद को भी चेंज किया गया था, जिसको ये लोग पढ़ते थे। कौन लोग, यही मुग़ल लोग, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि बीच वाला जो पीरियड था, यानी कि 800 से लेकर 1200 AD तक, उसमें पेंटिंग्स जो बन रही थी, जो कलाकार थे उनका कैसे विकास हुआ देखते हैं। तो देखते हैं कि नॉर्थ में, यानी कि पहला देखते हैं नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में कौन कौन सी पेंटिंग्स थी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। कह रहा है इस पीरियड में, किसके पीरियड में, जब ये पीरियड चल रहा था पेंटिंग वाला, अभी पेंटिंग वाला देख रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज लिटरेचर खत्म हो चुका है। कह रहा है जब राजपूत राज कर रहे थे नॉर्थ में, तो इनके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह फेमस हुए थे, ठीक है। जो राजा थे राजपूत वाले, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे पेंटिंग्स वगैरह को, इसीलिए जो पहले के मैक्सिमम राजा ये लोग पेंटिंग को पसंद करते थे, ठीक है। इसलिए जो पेंटिंग थी काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकाती हैं आजकल की। कह रहा है 2 पेंटिंग्स थे, यानी कि 2 पेंटिंग स्कूल थे भारत में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। भाई पेंटिंग स्कूल होता रहा सिखाने के लिए, जैसे पढ़ाई सिखाया जाता है वैसे वहाँ पर पेंटिंग सिखाया जाता था। 2 स्कूल थे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, और भी स्कूल थे लेकिन उतना फेमस नहीं थे। पहला स्कूल कहाँ था, पहला स्कूल था राजस्थान में, ठीक है। तो ये कह रहा है वन वाज द राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो कि राजस्थान में था, वो पेंटिंग के बारे में सिखाता था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। दूसरा आता है पहाड़ी स्कूल पेंटिंग, ये कहाँ पर है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ था, पहाड़ी स्कूल का नाम है, क्या नाम है, पहाड़ी। वैसे हिंदी में पहाड़ी कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो 2 स्कूल थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे पेंटिंग को लेकर, ठीक है। कह रहा है इस स्कूल दोनों का जो काम था, दोनों स्कूल का, यानी कि राजस्थान और पहाड़ी का, दोनों का काम एक ही जैसा था, पेंटिंग बनाना, जो कि काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे, जो क्या कहते थे, मिनिएचर कहते थे उसको, क्या बोलते थे, मिनिएचर। ये लोग जो उस समय पे लोग रहते थे, कृष्णा का, लॉर्ड विष्णु का या शिवा का या गणेश का पिक्चर बनाते थे, देवी देवताओं का लोग पिक्चर बनाते थे। कौन लोग, ये स्कूलों के बड़े बड़े लेखक, यानी कि पेंटर। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो ये लोग जो पेंटिंग होती है, ये मिनिएचर, ये छोटे छोटे पेंटिंग्स होते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे, एक पोस्टर की तरह होता था, ठीक है, छोटा सा, जहाँ पे जो पेंटर आते थे इलस्ट्रेट करते थे अपने पेपर को, अपने मैन्युस्क्रिप्ट में इन देवताओं का पिक्चर बनाते थे। कौन लोग, ये लोग जो पेंटर्स वगैरह थे, किनके अंडर में, राजपूत के अंडर में, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स का नाम दिए गए हैं जो उस समय में बनाया गया था उन पेंटर्स के द्वारा, किनके अंडर में, राजपूत के अंडर में, ठीक है। तो नॉर्थ की बात हो रही है, तो कुछ पेंटिंग का नाम था, जैसे कृष्ण लीला था, जैसे ये वाला दिया गया ना कृष्ण लीला, इस तरीके से पेंटिंग बनाया जाता था। फिर दूसरा है नायिका भेद, जो कि दिखाता था अलग अलग बिलव्ड के मोड्स, ठीक है।
फिर ऋतु चरिता नाम था एक दूसरे पेंटिंग का। फिर कंपोजिंग ऑफ पोर्ट्रेट बनाते थे लोग। किसका पोर्ट्रेट बनाते थे? राजाओं का, ठीक है। जो राजा वगैरह होते थे वो अपना पोर्ट्रेट बनवा देते उस पेंटर से, ताकि हमारा भी पेंटिंग बन सके, ठीक है। पेंटिंग बनवाना किसको नहीं पसंद होता, हर लोग चाहते हैं कि हमारा एक पोर्ट्रेट बने, यानी कि पोर्ट्रेट यानी कि एक तरह का पेंटिंग होता है। पोर्ट्रेट यानी कि फ़ोटो जब होता है, जब मोबाइल में पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हैं, वैसे ही पहले पोर्ट्रेट पेंटिंग की जाती थी। तो ये लोग कहाँ के पेंटर होते थे? इन्हीं स्कूलों के, यानी कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था यही बेचता था पेंटर्स को, और काफ़ी फ्रेशनेस रहता था उनकी पेंटिंग में, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोग बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो उसमें कंगारा स्कूल भी कहा जाता था, यानी कि जो अभी हमारा देखे हैं कि दूसरा स्कूल था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसको जो दूसरा नाम था वो क्या था? कंगारा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके भी जो पेंटर थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बेहतरीन पेंटिंग बनवाते थे। कह रहा है इसके जो हमारा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये कुछ माइनर स्कूल में डिवाइड हुए थे, यानी कि कई सारे इसके ब्रांचेस थे। ये होता है ना सीबीएसई के कई सारे ब्रांच होते हैं, वैसे इस पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी कई सारे ब्रांचेस थी, जैसे कि गुलर करके नाम था, फिर चंबा करके नाम था, फिर बसोरी करके, मतलब ऐसे ही कई सारे स्कूल थे छोटे छोटे जो इससे कनेक्टेड थे। किससे? पहाड़ी स्कूल से। तो ये भी लोग जो यानी कि पहाड़ी स्कूल थे पेंटिंग थे, ये भी किसकी पेंटिंग बनाते थे? कृष्णा का। किसके साथ? राधा के साथ प्यार करते हुए, या रामायण वगैरह के जो राम रावण वगैरह रहते थे उनकी पेंटिंग्स बनाते थे ये लोग। कौन लोग? पहाड़ी लोग। महाभारत के पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो ये मतलब पेंटिंग बनाते थे। तो इनसे भी जो पहाड़ी स्कूल पेंटर्स थे ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते थे। तो यहाँ के भी जो राजा होते थे, ठीक है, इन लोगों को बुलाते थे, किन लोगों को? राजस्थानी स्कूल वालों को और पहाड़ी स्कूल वाले को, और अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे। और जो हिंदू राजा होते थे उनको बुलवा के अपना क्या बनाते हैं? अपने देवी देवताओं का फोटो बनवाते थे, ठीक है। कृष्णा का लौदा जी का। तो यहाँ पर दो पेंटिंग दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर राधा और कृष्ण क्या कर रहे हैं? आपस में इस तरह से प्रेम का पोज दिए हैं, और इस तरीके से यहाँ पर कृष्ण क्या कर रहे हैं? गायों को चरा रहे हैं, और वहाँ पर भी एक दो कन्याएं बैठी हुई हैं। तो इस तरीके से लोग पेंटिंग बनवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ पेंटिंग इन साउथ इंडिया। भाई नॉर्थ इंडिया में था किसके अंडर में हो रहा था? राजपूतों के। अब आते हैं साउथ इंडिया में, जो कई सारे क्या होगा? राजाओं के अंडर में होगा। जैसे कि कह रहा है यहाँ साफ साफ लिखा है कि नॉर्थ इंडिया की तरह ही साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था? धर्म को फॉलो किया जा रहा था, और पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे दीवारों पे, ठीक है, मंदिरों पे। जैसे एक टेम्पल है बृहदेश्वरा करके, ठीक है। तो उस मंदिर में, जो मंदिर है बृहदेश्वरा, किसने बनवाया था? मैंने बताया है, पढ़ाया है, याद रखिएगा, फिर बता दे रहा हूँ। एक था राजा, इसका नाम था, क्या नाम था? राजा राजा वन करके नाम था। क्या नाम था? राजा राजा वन। उसका नाम ही था राजा राजा वन, ठीक है। तो उसने तंजौर उसका कैपिटल था, कैपिटल यानी कि उसका राजधानी था। उसमें एक मंदिर था जिसका नाम था बृहदेश्वरा टेम्पल। तो इस टाइम पे यानी कि मेडिवल पीरियड में जब पेंटिंग का प्रोग्रेस हो रहा था, तो उसने कई सारे पेंटिंग्स बनवाई थी बड़े बड़े पैमाने पे। जैसे कि किसका किसका पेंटिंग बनवाया था उस मंदिरों में? महाकाली का, जो महाकाली देवी होती हैं, गॉडेस होती हैं, उनका वो पेंटिंग बनवाया था। कौन? राजा राजा वन ने, ठीक है। देवी का, कई सारे देवी देवताओं था उनका पेंटिंग बनवाया था। नटराजन जो होते हैं, शिव नटराजन यानी कि भोलेनाथ, उनका पेंटिंग बनवाया था। और कई सारे अच्छे अच्छे बेहतरीन सुपर्ब यानी कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन पेंटिंग बनवाया था। किसने? राजा राजा वन ने उस मंदिरों में। इस तरीके से जो राजा वगैरह थे साउथ के, जो चोलास वगैरह थे, राजा राजा वन था, चेरास थे, पांड्यास थे, ये सारे क्या करते थे? देवी देवताओं का फोटो बनवाते थे। इसलिए इस टाइम पे हमारे पास कई तरह के पिक्चर्स हम मिल जाते हैं देवी देवताओं के, ठीक है। तो वहीं से पेंटिंग का क्या हुआ? ओरिजिनेटन हुआ, यानी कि ओरिजिनेट हुआ उस टाइम पे। अब हम अगला देखेंगे कि पेंटिंग का कैसे ग्रोथ हुआ, किसके? सल्तनत पीरियड में, यानी कि जो टर्किश लोग थे, अभी हमने देखा टर्किश लोग थे, पर्शिया के लोग आए थे, तो उनके टाइम पे कैसा क्या हुआ? कह रहा है कि सल्तनत पीरियड में भी, यानी जितने भी राजा थे सल्तनत पीरियड में, वो भी लोग क्या करते थे? अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे, और अपने गॉड जो उनका था, यानी कि जो देवता थे अल्लाह वगैरह, उनका भी एक तरह से चित्र का मतलब बनवाते थे वो लोग। और उनका भी जो मस्जिद वगैरह होता था उनमें वो लोग इस मंदिरों से यानी कि इस पेंटर से पेंटिंग बनवाते थे। और ये भी जो पेंटर बुलाते थे उन्हीं दो स्कूल से बुलाते थे। कौन दो स्कूल थे? राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। ये था सल्तनत का, मतलब सारे राजा वही काम करते थे जो एक काम करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो बस राजा का नाम चेंज करके वही पॉइंट बार बार लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि सब राजा वही करते थे, अपने देवी देवताओं का पिक्चर बनवाते थे, ठीक है। अब आते हैं ग्रो ऑफ पेंटिंग अंडर द मुगल्स, यानी कि अकबर वगैरह, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को पसंद ही नहीं था, जहांगीर वगैरह को पसंद था। तो वो भी लोग क्या करते थे? देखते हैं। देखो अकबर को ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, यानी कि धर्म को मानना, ठीक है, लैंग्वेजेस को पब्लिश करना, ठीक है, युद्ध वगैरह कम लड़ना, मतलब उसको ये सब चीज़ें पसंद थी। शाहजहाँ को भी ये सब शरीफ पसंद थी, लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं था। तो सब गए तेल लेना औरंगजेब। अभी देखते हैं। कह रहा जो हमारा ये लोग थे अकबर वगैरह थे, तो काफ़ी बड़े बड़े पैट्रॉन्स थे। पैट्रॉन यानी कि एक तरह के भक्त थे इन पेंटिंग्स वगैरह के, कहानियों के। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग करवाते थे। कह रहा फतेहपुर सिकरी में जो है एक आगरा में एक जगह है, ठीक है, किला है,
उस किले में काफ़ी ज़्यादा क्या है, कई सारे पेंटिंग्स हैं जो अकबर ने बनवाया है, उसको हम क्या क्या देते हैं, न्यू अबोर्ड ऑफ अकबर, यानी कि अकबर ने कई सारे उस पेंटिंग्स को वहाँ पे बनवाया है फतेहपुर सीकरी में। फिर आता है द पर्शियन एंड हिंदू स्टाइल में मिंगल किया गया है, यानी कि जो पर्शियन लोग थे ना, यानी फॉरेन लोग थे, कौन लोग, अकबर वगैरह, तो हिंदू और पर्शियन को आपस में मिला के वहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। अब कभी आप घूमने जाते हैं आगरा में ताजमहल वगैरह देखने, तो फतेहपुर सीकरी में भी जाइएगा, वहाँ पर अकबर ने काफ़ी अच्छे अच्छे पेंटिंग बनवाया है हिंदू और पर्शियन को एक साथ मिलाकर, ठीक है। हुमायूं एक तरह से क्या था, राजा था इन्हीं इम्परर का। ब्रॉट हिम विथ मेनी पर्सन पेंटर, उसने भी कई सारे पेंटिंग्स बनवाए, मतलब जितने भी राजा हुए सारे के सारे क्या किए, पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है। पेंटिंग रिसीव अ ग्रेट इम्पटेस ड्यूरिंग जहांगीर रीजन, यानी जब जहांगीर राज कर रहा था तो उसने भी कई सारे पेंटिंग्स बनवाए, जितने भी राजा हैं, चाहे अकबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे जहांगीर हो या शाहजहाँ हो, सारे के सारे राजा क्या करते थे, एक अच्छा पेंटर बुलवा के अपना पोर्ट्रेट बनवाते थे और कुछ और पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे। और सारे पेंटर्स कहाँ से आते थे, वही राजस्थान और कंगारा से, यानी कि पहाड़ी से बिकम द सेंटर ऑफ आर्ट, यानी कि जो राजस्थान था और पहाड़ी जो स्कूल था पेंटिंग्स का, यही सेंटर बन गए थे। यानी कि जितने भी राजा थे, चाहे राजपूत के हों, चाहे सल्तनत के हों, चाहे मुगल के हों, इन्हीं जगह से आर्ट को बनाते थे, यानी कि पेंटर्स को बुलाते थे और पेंटिंग वगैरह बनवाते थे, ठीक है। तो ये था हमारा पेंटिंग का। अगला टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ म्यूजिक डांस इन द मिडिवल पीरियड, यानी कि गानों का और डांस का कैसे फ्लोरिश हुआ। सारे राजा देखो, सबको पता है कि जितने भी राजा थे उस समय में क्या करते थे, डांस करवाते थे, मतलब अपने कोर्ट में, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। जो पहले के राजा थे सब इंजॉय करते थे भाई, उनको कुछ करना था नहीं, अपना सब हथियार लिए थे, हथियारने के बाद क्या किए, पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे, ठीक है, लैंग्वेज को फ्लोरिश करते थे, धर्म को फॉलो करते थे, नाच वगैरह करवाते थे, डांस वगैरह करवाते थे। तो ये हमको देखना है 800 लेके 1200 सेंचुरी के बीच में ये हुआ था। तो डांस और म्यूजिक का देखते हैं पहले नॉर्थ इंडिया में, कि नॉर्थ इंडिया में कैसे ये पब्लिश हुआ। कह रहा है इस पीरियड में, यानी किस पीरियड में, 800 से लेके 1200 AD के बीच में। कह रहा है दोनों में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, यानी नॉर्थ में राजपूत और साउथ में चोलास वगैरह, दोनों के दोनों क्या थे, पैट्रॉन थे म्यूजिक और डांस के। पैट्रॉन एक तरह से उनको पसंद था, ठीक है, किसी भी राजा को, सब हमको भी पसंद है डांस और म्यूजिक, सबको पसंद होता है। तो ऐसे आप बना कर देख सकते हैं, जितने भी राजा आएंगे, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल पीरियड हो, या कोई भी राजपूत हो, सबको क्या था, डांस और म्यूजिक पसंद था, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। प्रमोट यानी कि प्रमोशन किया गया, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ इनका। तो ही कह रहा है इनके कोर्ट में म्यूजिक डांस हमेशा होते रहते थे लगातार, किसके, चोलास और राजपूतों के बीच में। किस सेंचुरी में, 8 से लेके 1200 सेंचुरी के बीच में, लगभग 1200 साल तक ये काफ़ी ज़्यादा चलता रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी राजा थे वो अपना कथक वगैरह करवाते थे। तो ऐसा ही कहा है कि डिड यू नो अबाउट कथक, कई सारे डांस आए, अलग अलग राज्य के अलग अलग डांस थे, जैसे पंजाब के पंजाबी डांस था, ठीक है, महाराष्ट्र का मराठी डांस था, बंगाल का बंगाली डांस था, कोलकाता का कोलकाती डांस होता है, गुजरात का गुजराती डांस होता है, हर जगह का अलग अलग डांस आया, ठीक है। तो ऐसे ही कथक था जो कि कहाँ था, नॉर्थ इंडिया का डांस था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या आया, डांस आया। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है कि जैसे पेंटिंग का 2 स्कूल था ना, कौन सा 2 स्कूल था, एक था राजस्थानी और एक था पहाड़ी, ठीक है। तो वैसे ही डांस का भी 2 स्कूल था, जो बड़े बड़े राजा थे इन जगहों से अपने डांस को, यानी कि म्यूजिक वगैरह कराने के लिए, डांस वगैरह कराने के लिए इन जगह से लोगों को बुलाते थे। तो क्या नाम था इन दोनों स्कूल का, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक। ये 2 नाम थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे किस टाइम पे, मिडिवल पीरियड के टाइम में, यानी कि 8 से लेके 80 सेंचुरी के बीच में, यानी कि 8 से लेके 1200 सेंचुरी के AD के बीच में। तो कौन से 2 स्कूल थे, याद रखिएगा जरूर, पूछ सकता है 2 नंबर में कि राइट द नेम ऑफ 2 स्कूल्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक एंड क्या, इसके पहले क्या हम पढ़ रहे थे, पेंटिंग्स के बारे में। तो 4 नंबर का 4 नाम है, तो 2 नंबर का हो सकता आए, तो 1 नंबर का वो होगा, ठीक है, क्या, पेंटिंग्स का स्कूल यानी कि राजस्थानी और पहाड़ी का स्कूल, और दूसरा डांस वाला क्या था, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। तो इसको आप लोग ध्यान करके याद रखिएगा कि 2 यहाँ पे स्कूल हैं, कौन कौन से, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक स्कूल हैं, जो कि डांस वगैरह करवाते थे। कह रहा है यहाँ पर जो हिंदुस्तानी म्यूजिक था उसका एक अलग ही लेवल था, यानी कि उसका एक अलग फॉर्म था, जैसे कि वो बहुत ही बेहतरीन यानी कि सुबह सुबह वो डांस वगैरह करते थे। जैसे कि ध्रुपद एक तरह का म्यूजिक और डांस होता है, वो लोग कराते थे, कौन, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ स्कूल, ठीक है। ख्याल ये भी एक तरह का म्यूजिक है, ठीक है। ठुमरी, दादरा, तापा, धमर, ये सब क्या है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के एक पार्ट था। वैसे ही ये भी था कार्नेटिक म्यूजिक, जैसे कि कृतीज, अ म्यूजिकल ट्रिनिटी ऑफ थयागराजा या मुथुस्वामी, ठीक है। नहीं होता है साउथ में एक गाना होता है, नहीं गाना क्या नाम है उसका, हाँ चतुरनार करके है, चतुरनार बड़ी होशियार। तो ये सब मतलब गाने होते थे जो उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो कहाँ पर ये 2 स्कूल कराते थे, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक स्कूल, ठीक है। तो जितने भी राजा थे देखते हैं। कह रहा ग्रोथ हुआ म्यूजिक का अंडर द दिल्ली सल्तनत के बारे में, जब टर्किश लोग वगैरह आए थे उनके पीरियड में।
तो दिल्ली सल्तनत के माने कि 1206 से लेकर 1526 के बीच में हिंदुस्तानी म्यूजिक, यानी कि हिंदुस्तानी म्यूजिक कह रहा है, दो म्यूजिक होते हैं ना, एक कार्नेटिक होता है एक हिंदुस्तानी, तो उसमें से हिंदुस्तानी वाला काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक डेवलप हुआ इस पीरियड में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। और वो लोग क्या कर रहे थे, वो नए नए एक तरह से कव्वाली गा रहे थे। वो जो इस्लाम के लोग होते हैं क्या बोलते हैं, कव्वाली गाते हैं ना, तो उसमें कव्वाली के लोग गा रहे थे। तो ही कर रहा था पर्सन फॉर्म ऑफ कोर्स सिंगिंग कॉल्ड कव्वाली, यानी कि जो वहाँ पर गाना होता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था, कव्वाली होता था, नहीं होता है ऐसे, तो कव्वाली करके गाते हैं लोग। और नए नए इंस्ट्रूमेंट आए थे उस म्यूज़िक को बजाने के लिए, जैसे कि सितार आए थे, सारंगी आया था, तबला आया था। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी, दिल्ली सल्तनत में ऐसे आई थी, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक वगैरह को इन लोगों ने क्या किया, डेवलप किया, जो कि अभी तक भी बजाया जाता है, सितार, सारंगी और तबला को, ठीक है। तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ, ऐड हो गया। ये था दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक को फॉलो करता था। अब कव्वाली गाते थे, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट लाए थे, जैसे कि सितार, सारंगी और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तबला। अब आते हैं किसके अंडर द मुगल पीरियड में, कि इनके अंडर में क्या क्या हुआ था। कह रहा देखो, इस्लाम में म्यूज़िक थोड़ा मतलब नहीं माना जाता है, जिससे कह रहा है कि म्यूज़िक इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम, यानी कि जितने भी इस्लाम के लोग हैं, यानी कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर म्यूज़िक को भुला दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर गाना वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन जो ये लोग थे, कौन लोग, मुगल इंपरर लोग थे, किसको छोड़ के, औरंगजेब को छोड़ के। औरंगजेब को कुछ नहीं पसंद था, ना गाना, ना म्यूजिक, ना आर्ट, ना फ्राव, ना कुछ नहीं, ठीक है। तो एक तरह से मतलब देखा जाए तो पता नहीं कैसा इंसान था वो। लेकिन इसको छोड़ के जितने भी लोग थे, राजा, शाहजहाँ, जहांगीर और जितने भी लोग थे, राजा थे, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वो लोग क्या करते थे, इस मतलब म्यूजिक को बजवाते थे अपने कोर्ट में। अकबर का एक कहते ना कि 9 जेम्स थे, जिसमें से बीरबल भी था। बीरबल के साथ एक और था जिसका नाम था तानसेन। तानसेन एक बहुत अच्छा कोर्ट म्यूजिशियन था, जो कि अकबर के टाइम पे था, और काफ़ी ज़्यादा मधुर गाता था और बजाता भी था। इस तरह से माइकल जैक्सन था उस टाइम पे, कौन, तानसेन। तो पूछ सकता है कि अकबर के टाइम पे माइकल जैक्सन का नाम क्या था, तो तानसेन था। मतलब माइकल जैक्सन का नाम नहीं देगा, लेकिन पूछेगा कि उसके जो 9 जेम्स थे उनमें से कोई भी 2 जेम्स बताइए, तो आप बीरबल और तानसेन बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसके टाइम पे, यानी कि इसके किसके, अकबर वगैरह टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, जैसे कि ठुमरी, ख्याल, गज़ल वगैरह जो बोले जाते हैं, उसके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। तो ये सारी क्या था, इनके अंडर में म्यूजिक और डांस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इन राजाओं के अंडर में। एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर ऑफ उड़ीसा का यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया गया है। कह रहा वहाँ पर 12वीं शताब्दी में, यानी कि वही मेडिवल पीरियड में एक राजा था जिसका नाम था अनंत वर्मन, ठीक है। वो क्या था, गंगा डायनेस्टी का था। गंगा डायनेस्टी, जैसे डायनेस्टी क्या होता है, एक तरह का किंग होता है, किंगडम होता है, जिसके सक्सेसर यानी लड़के, बाप वगैरह राज करते हैं। तो वैसे ही उड़ीसा में भी था, जिसका नाम था अनंत वर्मन करके। उसने एक मंदिर बनवाया था पुरी में, पूरी एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर, उड़ीसा में। तो उसने एक मंदिर बनवाया था, क्या नाम था उस मंदिर का, पुरुषोत्तम जगन्नाथ, ठीक है। तो एक तरह से उनके जो देवता थे पुरुषोत्तम जगन्नाथ, इनके मरने के बाद, किसके मरने के बाद, जो राजा था अनंगा भीमा, उसके मरने के बाद ये जो मंदिर था काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। किस लिए फेमस हुआ ये भी नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ काफ़ी मात्रा में जो इच्छाएं होती हो, मतलब ऑटोमेटिक आप जाएंगे, इच्छा मांगेंगे, हो सकता हो पूरा हो जाता हो ज़्यादातर। तो इस तरीके से वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन खींचा पूरी दुनिया का, जिसके वजह से जितने भी राजा आए, चाहे सल्तनत आए, चाहे मराठास आए, या किंग, जितने भी राजपूत वगैरह आए, चाहे सल्तनत आए, टर्किश लोग आए, अकबर वगैरह आए, उस जगह को, यानी कि उड़ीसा को क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि वो जो उड़ीसा वो जगह था, गंगा डायनेस्टी, जहाँ पर वो मंदिर था पुरुषोत्तम जगन्नाथ, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था अपने टाइम पे। तो जितने भी राजा थे उसको हथियाना चाहते थे, ठीक है। तो बस इतना ही था आपके चैप्टर में। बस यहाँ पर लास्ट कुछ की टर्म्स दिए गए हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने देखा पीर नहीं आया था, ठीक है। ये एक तरह से होते क्या है, एक तरह से मुस्लिम के जो इस्लाम होता है ना, इस्लाम मुस्लिम वगैरह, उसी के सूफी संत होते हैं, यानी कि जो जैसे हिंदू में क्या होते हैं, पंडित होते हैं, वैसे ही मुस्लिम में एक संत होते हैं जिसको पीर कहा जाता है, ठीक है। इनके पास कहा जाता है कि ये बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल पावर में, यानी कि देवता पे विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हम डायरेक्ट मतलब इस तरह से, मतलब ये भी तरह से पंडित है, नहीं होता है हिंदू धर्म में बड़े बड़े सब संत होते हैं, तो ऐसे इसमें भी सूफी होते हैं, जिसे पीर कहा जाता है। फिर आता है अगला हमारा जो सबसे कठिन वर्ड माना गया है इस चैप्टर में, ठीक है, क्या नाम है, अपभ्रंश। ऐसा में होता क्या है, ये इसलिए एक तरह का भाषा है जो वहाँ के कॉमन लोग थे, यानी कि मेडिवल पीरियड के जो कॉमन लोग थे, ये भाषाएं बोलते थे। कौन, अपभ्रंश। रहता है रीजनल मतलब होता है क्या कि कंट्री का अलग अलग पार्ट, यानी कि क्षेत्रीय पार्ट। जैसे अभी 29 राज्य है ना, 28 राज्य है, तो 28 राज्यों के अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं, तो उन्हीं को रीजनल भाषाएं या रीजनल क्षेत्र कहा जाता है।
फिर आता है पोर्ट्रेट, यानी कि जो भी हमने देखा जो पेंटिंग का दौर चल रहा था, जितने भी राजा थे जो खुद के जब पेंटिंग बनवाते हैं तो उनको पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो वही कह रहा है ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जीवित का, जब जीवित प्राणी का, यानी कोई भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और उनका पेंटिंग बनता है तो उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। फोक म्यूजिक मतलब होता है कि अपने ही राज्य का गाने को चलाना। तो ये कह रहा म्यूजिक इन विलेज पीपल इन जनरल टेक पार्ट, तो जो गाँव की म्यूजिक होती है जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, सब क्या है, फोक म्यूजिक है। तो बस इतना ही था आपका चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।